तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का ये छठा अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई पड़ देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जो है आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। क्या है? शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना ये भी क्या है? एक परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबर बैंड भी क्या है? तो ये एक परिवर्तन है। ये परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये सारे जो आपने अभी देखा, दूध से दही बनना, रबर का बैंड बनना और यहाँ पर शक्कर घोलना, ये सब क्या है? परिवर्तन है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची आप बना सकते हैं। कुछ अध्याय में जो है आप सॉरी इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन को। देखिए क्रियाकलाप में दिया गया है कि कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। आगे है कि स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? तो देखेंगे क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कागज के गुण में परिवर्तन होता है नहीं, लेकिन आप कट 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 करके एक जो है कागज के टुकड़े को पुनः कितने टुकड़े में काटे हैं? 10 टुकड़े में काट कर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कागज का रंग वही है, लेकिन आप उसको कट करके अलग कर दिए हैं। आगे है अपनी कक्षा में चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे से टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? तो आपने अभी देखा क्या चॉक से जो चूर्ण था उसे क्या बन गया? फिर चॉक बन गया। अगला क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। बर्फ भी होगा और जल भी होगा। जो आपने देखा बर्फ जो लिए थे वो क्या हो जाएगा? जल में परिवर्तित हो जाएगा। अब कटोरे में हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रखें। अब नमक और जो है बर्फ को दोनों में रखिए, देखेंगे तो क्या होता है? ये ठोस हो जाता है। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया है? तो देखेंगे इसमें क्या होता है? ठोस बर्फ जल क्या होता है? फिर से ठोस हो जाता है। क्रियाकलाप 6 4 में देखेंगे एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती हुई दिखाई देती है? तो क्या आती है? भाप। आपको जब जल उबालिएगा तो भाप देखिएगा तो ऊपर की ओर जा रही है। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। आप जहाँ भाप जा रहा है वहाँ पर उल्टा करके बर्तन आप रख देंगे। बर्तन की भीतरी सतह को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बूंद बूंद दिखाई देंगी। वो क्या है? वो जल की बूंदें हैं जो भाप बन के क्या हो रही है? ऊपर जा रही है। यहाँ पर सावधानी है कि ज्वाला पर कार्य करते समय क्या करना है? आपको सावधानी बरतनी है। नेक्स्ट है उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। कैसे? आप वहाँ पर कैसे पकड़ना है? आपको चिमटे से पकड़ना है ताकि आपका जो हाथ हो जले नहीं। क्या ब्लेड के अग्रभाग के अगले में कोई परिवर्तन आता है? तो क्या होता है? उसमें परिवर्तन ज्वाला में आप देखेंगे तो उसमें परिवर्तन आता है। ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए तो फिर देखेंगे तो फिर जैसा पहले था उसी प्रकार वह पुनः हो जाता है। ठीक? क्या पहले वाला रंग वापस आ जाता है? तो देखेंगे पहले वाला भी रंग जब ज्वाला से हटाएंगे तो फिर क्या होगा? पुनः यह पहले वाला जो है रंग उसका आ जाएगा।
आपने देखा कागज़ त चौक में आवा मतलब साइज़ में परिवर्तन हो, चौक और कागज़ जो देखे थे उसमें परिवर्तन हो जाता है और क्रियाकलाप हम 6-3 और 6-4 में देखें तो उसमें क्या होती है परिवर्तन की अवस्था नहीं होती है। ठोस जो होता है द्रव अवस्था में हो जाती है, गैस जो द्रव अवस्था में होती है, फिर पुनः जो है वही द्रव अवस्था में आ जाता है। ठोस भी द्रव अवस्था, गैस भी द्रव अवस्था में। आरी के जो ब्लेड हैं का रंग जो है कितने गर्म करने पर परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब ठंडा होता है तो क्या होता है, फिर वह उसी प्रकार का हो जाता है। यही जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है। देखिए इसी को बार-बार क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो ये सब क्या थे? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का आप उदाहरण सहित जो कॉन्सेप्ट है क्लियर यहाँ पर आप कर सकते हैं किए होंगे और यहाँ पर आप इसके क्या कहलाते हैं उसके जो हैं गुण हैं क्या है ये यहाँ पर दिया गया है। तो क्या है कि पदार्थ के आकार, आमाप मतलब साइज़, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके परिवर्तन जो होते हैं उसके गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। उसके जो भी गुण हैं जैसे साइज़ है, आकार है, रंग है, अवस्था है, वो सब क्या है? वो सब उसके भौतिक गुण हैं और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है और वह भौतिक परिवर्तन है। जैसे माप में साइज़ में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। ये जब हो रहा है तब वो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या? तो किसी जिसमें किसी पदार्थ और भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाएगा? तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भौतिक गुण किसको कहते हैं? तो भौतिक गुण आकार, माप, रंग, अवस्था ये सब जो गुण हैं वो भौतिक गुण कहलाते हैं। ये भी याद रखना है आपको, ठीक? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और जब ये देखेंगे तो ऐसे जब परिवर्तन होंगे तो नया पदार्थ पुनः जो वही पदार्थ आपको मिल जाएगा, नया पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। आपको याद रखना है ऐसा पदार्थ में जो है नया पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे अगर परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें नया पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। वही जल है तो द्रव अवस्था में आपको, गैस की अवस्था में आपको, ठोस है तो वही ठोस की अवस्था में आपको जब लोहा आप पिघला रहे हैं तो लोहा ही आपको प्राप्त होगा। उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई गर्म कर रहे हैं तो लोहा जो पुनः जो है गर्म जब लाली होगी वो जब ठंडाएगा तो फिर वही अवस्था में आपको होगी प्राप्त होंगे। लेकिन उसका जो है कोई नया चीज़ वो नहीं बनाएगा। जैसे आप कागज़ को देखिए, कागज़ को काट के अलग-अलग रंग रूप से कर दिए लेकिन उसका रंग क्या था? एक ही था। रेड है तो रेड ही रहेगा। आप उसके रंग को परिवर्तित नहीं किए हैं, उसके आकार को एक साइज़ में काट के फिर से साइज़ कर दिए तो क्या हो जाएगा? वो वही आकार में है लेकिन उसका जो है रंग वही है, उसमें कोई नयापन नहीं आया है। यही नयापन जिसमें नहीं आए वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जिसमें नयापन आ जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन है। यही इस चैप्टर में है और इस चैप्टर का पहला ही महत्वपूर्ण ये भौतिक परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन नहीं आएगा, नया कुछ नहीं बनाएगा, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या-क्या नया नहीं होगा? आकार, साइज़, रंग, अवस्था ये सब जो है इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक? आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली-भाँति परिचित हैं। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो लोहा पर अगर जंग लग गया है तो आप देखेंगे बहुत दिन से लोहा रखा हुआ है, उसमें जंग लग गया तो वो परिवर्तित हो जाए, वो एक नया रूप ले लेता है। तो यही यहाँ पर आपको बार-बार पूछा जाता है, तो लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो ये क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। यह इससे हम परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें, तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। ये भूरे रंग को भी याद रखना है। लोहे पर कौन रंग की परत जमती है? तो भूरे रंग की। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह क्या कहलाता है? तो जंग का भूरे रंग की जो पदार्थ परत जो जम जाती है, वो क्या कहलाता है? तो जंग कहलाता है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है और जब जंग लग जाता है, यही प्रक्रम क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन यादि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क यादी में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है, में जंग लग जाती है। क्यों? तो हवा के संयोग से ये जंग लग जाता है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देंगे पर लग रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है।
जंग लोहा नहीं, क्या है? जंग लोहा नहीं है। क्या है? जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ मतलब लोह से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। जंग क्या है? उससे लोह से कुछ भिन्न है जिस पर वो लग रहा है। जंग क्या? लोहा नहीं है। आइए कुछ हम यहाँ पर परिवर्तन के बारे में देखेंगे जो परिवर्तित नए परिवर्तन हो जाते हैं। सावधानी भी आपको बरतना है। इसमें है कि मैग्नीशियम के जलते समय हुए फीते मतलब अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। जब मैग्नीशियम जल रहा है तो उसके तार को आप लंबी अवधि तक ना देखें। अगर देखेंगे तो आपकी आँख क्या होंगी? खराब हो जाएँगे। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की और अधिक समय तक टकटकी लगाकर नहीं देखना है। क्या ये मैग्नीशियम है? क्या जलता है? मैग्नीशियम जलता है जिसमें वेल्डिंग जो आप होता है वो। ठीक? आगे है कि मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा यहाँ पर लेने के लिए कहता है। उसमें इसके सिरे को रेगमाल से साफ कर लीजिए और सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत मतलब सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी और जब हम सब उसको प्रकाश किसके पास? मोमबत्ती के पास, लो के पास लाएंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म मतलब पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती हैं? इस परिवर्तन को निम्नलिखित जो है समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है? वो अलग हो जाता है। जैसे देखिए क्या क्या यहाँ पर आएगा तो मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन को हम साथ करेंगे O2, इससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस ऑक्सीजन से बनता है क्या? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर परिवर्तन आप देख सकते हैं एक से। अगर मैग्नीशियम और ऑक्साइड का हम मेल करते हैं, प्लस करते हैं तो उससे क्या बन जाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ही नहीं बनता है, तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड। ठीक? इसका सूत्र हो जाएगा MgO। यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहता है कि लिखी गई समीकरण गणित के समीकरण से क्या होते हैं? ये भिन्न होते हैं। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। ठीक? ये जो तीर दिख रहे हैं इससे ये क्या होता है? अर्थ ये बन जाता है। ठीक? इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही यह छात्रों से अपेक्षित है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण मतलब जलीय विलयन को अच्छी तरह से हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पर परीक्षण करने के लिए कहता है। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारीय? अगर लाल और लिटमस हो रहा है, लाल लिटमस नीला हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। नीला लिटमस लाल हो रहा है तो क्षारीय। ये होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। क्या होता है? तो भस्म में अगर जल घोलेंगे तो नया पदार्थ बना देगा और इस परिवर्तन के समीकरण को इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है और उसमें अगर हम जल मिला देते हैं, H2O मिलाते हैं तो वह क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसका अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसमें अगर हम जल मिला देंगे तो उसमें जो परिवर्तन होगा, जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड Mg O2 OH2। ठीक? यहाँ पर सूत्र क्या था? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का और जल का H2O, तो इससे जो बनेगा MgOH2। ठीक? आगे है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षारक है और ये क्या है? एक क्षारक है। ये क्या बन जाएगा? क्षार बन जाएगा। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक पदार्थ है, नया पदार्थ है जो किससे जलने पर बनता है? तो मैग्नीशियम जो जल रहा है उसी से क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने से बनता है और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? एक नया पदार्थ है जो किससे बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो है में उसमें जल घोल दीजिए तो ये बन जाएगा, उनको क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। आगे है शिक्षक के निर्देशित में ये क्रियाकलाप करना है कि कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट जो
नीला थोथा होता है उसको लेने के लिए कहते कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीला थोथा इसको कहते हैं। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। और इससे जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें हम मिलाएंगे तो कैसा बन जाएगा, तो नीला रंग का विलयन बनेगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। ठीक, शीश विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग देखेंगे लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बनाए नमूने में यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है, ये कॉपर सल्फेट विलयन है और यहाँ पर देख सकते हैं आयरन सल्फेट, ये नीला रंग का है तो ये हल्का हरा रंग का है। ठीक, ये क्या होगा, लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण जो है कॉपर सल्फेट विलयन में रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लोहा क्या है, तो यहाँ पर क्या है, पत्ती, अगर इसके अभिक्रिया हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो गया, तो कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। लोहा के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई, तो देख सकते हैं क्या है, नीला है तो ये हल्का हरा हो गया है। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है, तो देखेंगे तो इसमें परिवर्तन क्या होता है, दिखाई देता है। आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। लोहा और कॉपर सल्फेट के बीच जो अभिक्रिया हो रहा है उसी के कारण ये रंग आपको दिखाई दे रहा है। विलयन के रंग नीले से हरा हो जाना, क्या, नीला से हरा हो गया। नए एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होते हैं। क्या होता है, एक नया जो पदार्थ बन जाता है आयरन सल्फेट बनता है उसी के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। और जो कील पर जो भूरा निक्षेप होता है किसके कारण होता है, कॉपर या तांबा की परत होता है। ये याद रखना है, ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। जो एक अन्य नया पदार्थ है, ये भी क्या, एक नया पदार्थ है। इस अभिक्रिया को यहाँ पर इस प्रकार हम देख सकते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या हम मिलाएंगे, तो कॉपर सल्फेट विलयन मिलाएंगे CuSO4, इसका सूत्र याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन का क्या सूत्र है, CuSO4। नीला थोथा मिलाएंगे, इसी को नीला थोथा भी कहते हैं। और तब इससे हम क्या मिलाएंगे, लोहा, प्लस लोहा करेंगे Fe, और इससे क्या बन जाएगा, तो आयरन सल्फेट विलयन FeSO4, ये हरा होगा। और प्लस को कॉपर बनेगा Cu मतलब भूरा निक्षेप, किससे क्या बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं CuSO4 प्लस Fe से बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन और लोहा को मिलाकर हमको आयरन सल्फेट विलयन और कॉपर बनेगा। ठीक, आगे क्रियाकलाप है 6.8। किसी परखनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई है, यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में जो बुलबुला दिखाई देता है वो हम देखेंगे। जो व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं की गई है, जैसे यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए, जो ताज़ा पानी वो है उसमें आप यहाँ गुजारेंगे। चूने का पानी तैयार करने की विधि यहाँ पर बताई गई है। आगे है चूने के पानी का में क्या परिवर्तन होता है, तो चूने के पानी में देख सकते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। परखनली में परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं, क्या होता है, तो सिरका लेंगे, एसिटिक अम्ल, खाने का सोडा, प्लस खाने का सोडा लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको खाने का सोडा को क्या बोलते हैं, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो खाने के सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत बार पूछे गए हैं। और सिरका क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। ये जो है बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे करके जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, तो खाने का सोडा बोला जाता है। इससे सिरका और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाकर क्या बनेगा, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा और कोई भी पदार्थ बन जाएगा नया। क्या क्या मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो बनेगा सिरका और सोडियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिलान से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, यहाँ पर आप समझ लिए होंगे होंगे यहाँ पर देखिए आपको दो जो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से पूछा भी जाता है, खाने का सोडा का नाम और सिरका, ये दोनों बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ परखनली में आपको बताया भी गया है कि क्या बन जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चूने का पानी,
यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिरका प्लस खाने का सोडा। यहाँ पर क्या है, सिरका प्लस खाने का सोडा और चूने का पानी कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ठीक यहाँ पर देख सकते हैं चूने के पानी में से गैस को गुजारने की लिए व्यवस्था, गैस को कैसे गुजारा जाता है चूने का पानी। यहाँ पर ये क्या है, बुलबुला गैस है। क्या ये गैस है। आगे हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे CO2 प्लस चूने का पानी और इससे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। यहाँ पर सूत्र भी याद, आपको यहाँ पर याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी से हमको क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। कैल्शियम डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2 और चूने का पानी का सूत्र क्या है, CaOH2। यहाँ पर याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं कि चूने का पानी का सूत्र क्या है और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CaCO2। क्या है, CaCO2। और जल तो आप जानते ही हैं, H2O। तो यहाँ पर दो सूत्र आपको याद रखना है, Ca छोटी ब्रैकेट में आप OH2 बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे और क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 छोटी ब्रैकेट से घेर CaCO3, सॉरी CaCO3। ठीक, 3 बनेगा, यहाँ पे H2O बन जाएगा। आगे है जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ पर फिर याद रखना है आपको, जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का चूने का पानी जो है इसे प्रवाहित करेंगे, दोनों को ज्वाइंट करके, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यही यहाँ पर दिया गया है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है और इसी के कारण क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है तो चूने का पानी कैसा हो जाता है, तो दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है और यही जब दूधिया हो जाएगा तो ये क्या है, मानक परीक्षण है। हम देखेंगे इसके बारे में आगे भी है कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। अगला है क्रियाकलाप में हमने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे और 6.4 में देखे थे कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म क्या करता है, एक नया पदार्थ बनाता है। और 6.7 में हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है, तो आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों एक नए पदार्थ हैं। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो जाता है, हो गया था, क्या होता है, हो गया था। और 6.8 में देखे थे कि सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से क्या बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। सिरका और खाने के सोडा बनाए से हम जब मिलान करते हैं तब, जोड़ते हैं तब, जिसने चूने के पानी को क्या कर दिया था, तो दूधिया कर दिया था। क्या आपको इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बना सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नए पदार्थ के नाम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वही पदार्थ रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक हो या उससे भी अधिक पदार्थ बन जाएगा तो वही रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं और जो रासायनिक परिवर्तन है उसको रासायनिक अभिक्रिया प्लस जो जिससे बन जाता है, एक से अनेक पदार्थ बन जाता है, उसमें जो परिवर्तन आ जाता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन भी कहलाता है या रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाता है। ये से याद रखेंगे आप। आगे है रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे क्या, तो भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि जो होता है किसके कारण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के कारण होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फलों का पकना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अंगूरों का किण्वन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों में क्या ये सब जो कारण होता है। औषधि भी क्या है, तो रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही आपको, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के ही ये श्रृंखला है औषधि जो आप दवाई लेते हैं। ठीक, उपयोगी यहाँ पर देख सकते हैं अंत्योन उत्पाद होती है, ये सब क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनते हैं। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया, अपमार्जकों मतलब जो अपमार्जक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज जो होती है रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए की गई है। जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो खोज नहीं हो रही है, तो किसके कारण हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन के कारण आप अध्ययन इसका कर रहे हैं। आगे हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक
या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों जैसे पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। क्या-क्या घटनाएं हो सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। पहला है कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, मतलब उदाहरण के लिए परावैंगनिक का निर्मुक्त मतलब बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित करना। ये किसके कारण होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण। ऊष्मा जो है आर-पार जा रहा है विकिरण के द्वारा, जो विकिरण बाहर जा रहा है वो क्या है? निर्मुक्त बाहर निकल रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? या अवशोषित हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक? यहाँ पर याद रखना है, पहला क्या था? तो ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए क्या? तो परावैंगनी का निर्मुक्त मतलब बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषण होना, ये क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि का उत्पन्न होना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, ये भी क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। रंग का बदलना, ये भी क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इतने जो पॉइंट दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको ऑप्शन के रूप में दिया जाता है। ये क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, आपसे पूछा जाता है। ये 4-5 जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आगे हम चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि आप सोच सकते हैं कि कौन रासायनिक परिवर्तन है, कौन भौतिक परिवर्तन है। देखिए आगे दिया गया है कि आपने देखा मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। कोयला भी जल रहा है या लकड़ी जल रहा है या पत्ती जल रही है, तो क्या है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी परिवर्तन को जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो क्या हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। वास्तव में जो भी पदार्थ जल रहा है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पाद होता है। क्या होता है? तो जलने के साथ ऊष्मा आपको उत्पाद होता है, उसका बनता उस ऊष्मा बनता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है, ठीक? आगे है कि पटाखों का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? अगर पटाखा जो विस्फोट हो रहा है तो ये भी एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट को ऊष्मा, प्रकाश अथवा अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं। क्या होती है? इससे ऊष्मा भी होता है, प्रकाश भी है, ध्वनि भी है और जो आपको गैस नहीं आपके लिए है, वो भी आपको उत्पन्न होता है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। और ये क्या करता है? ये वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। इसलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है। पटाखा भी क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा उसका आवाज़, प्रकाश, ध्वनि ये सब क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। जब भोजन सामग्री वाष्य हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या आप इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो क्या है? ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आपने ऊपर देखा भी, आपको यहाँ पर बताया भी गया है कि गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन है। ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आप भोजन अगर कोई सड़ गया है, उसका रंग बदल गया है, तो क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक? देखिए सुरक्षात्मक आवरण यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? तो अपने वायुमंडल में ओज़ोन की परत के बारे में सुना होगा। हम जो है यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। कौन बचाती है? तो वायुमंडल के जो ओज़ोन परत हैं वो हमारे जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उससे क्या करता है? बचाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन हमें बचाता है? तो ओज़ोन की परत बचाता है। किससे? तो सूर्य के पराबैंगनी किरण जो हानिकारक आ रहे हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरण, वो ओज़ोन जो है, ओज़ोन की परत उसको आने से रोकती है। ओज़ोन जो होती है पराबैंगनी बैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है और उसको अवशोषित कर लेता है। वो धरती पर नहीं आता है। ऑक्सीजन ओज़ोन से भिन्न है। क्या है? ऑक्सीजन ओज़ोन से भिन्न है। क्या हम ओज़ोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रासायनिक ये क्या हुआ? ये परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। तो क्या है? परिवर्तन अवशोषित हो रहा है। यदि ओज़ोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओज़ोन इस विकिरण में हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कौन सूर्य की पराबैंगनी किरण को रोकता है? तो कौन रोकता है? तो ओज़ोन क्या करता है? तो अवशोषित कर लेता है। ठीक।
आगे हम पढ़ेंगे कि संभवतः आपने देखा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसमें कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। किस रंग के हो जाते हैं? तो भूरे। ये भी पूछे गए हैं कि अगर कटा हुआ सेब है वो किस रंग का हो जाएगा? तो ये भूरे रंग का हो जाता है। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसको कुछ देर के लिए आप छोड़ देंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें जो उसका रंग जो है परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार के क्रियाकलाप आप आलू और बैंगन के टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं, कैसा उसका परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे प्रत्येक परिवर्तन में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। जो आप रंग में परिवर्तन देख रहे हैं, किसके कारण है? किसी का नया पदार्थ बन रहा है, इसीलिए उसका परिवर्तन हो रहा है, ठीक? यह परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखिए अध्याय 1 में पादप, पौधा, भोजन, प्रकाश संश्लेषण ये परिक्रम जो है हमने स्वयं किया था, बनाते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। पुनः जो है कुछ नया आता है प्रकाश तो भोजन बनता है। क्या ये परिवर्तन है? जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक? पहली ने कहा पाचन भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पाचन, भोजन का पचना भी क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। आगे है आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। अम्ल और क्षार बनता है तो अगर हम उसको मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये दोनों उदासीन हो जाता है। क्या है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। तो आप देखेंगे जब एक दूसरे से परिवर्तन हो रहा है तो ये भी उदासीनीकरण क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बारे में देखिए पुनः जो है बताया गया है कि कैसे इसका हम रासायनिक परिवर्तन में कैसे इसका अभिक्रिया कैसे होता है ये यहाँ पर बताया गया है। आइए हम जंग लगने की घटना को पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे-धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कोई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली अधिक हानि जो है आर्थिक हानि बहुत ही अधिक होती है। आर्थिक हानि क्या होती है? बहुत ही अधिक। अगर टूट गया पुल तो क्या होगा? आर्थिक हानि होगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका समीकरण दिया गया है कैसे? तो Fe मतलब लोहा, ऑक्सीजन O2 मतलब वायु से लोहा जो है वायु से और जल से मतलब H2O से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा क्या? तो ये बनाएगा जंग, जिसको आयरन ऑक्साइड या सूत्र याद रखेंगे Fe2 और O2 Fe2O2 O3 सॉरी O3 बनाएगा। क्या बनाएगा? जंग। जंग का जो सूत्र है वो ये है कि Fe2O3 जंग मतलब आयरन ऑक्साइड ये बनाएगा। किससे अभिक्रिया करता है? तो लोहा करता है ऑक्सीजन और जल से। ऑक्सीजन मतलब वायु से O2 और जल से H2 Fe प्लस O2 प्लस H2O से अभिक्रिया करके बनाता है जंग। जंग का सूत्र क्या है? तो आयरन ऑक्साइड इसको कहा जाता है। सूत्र है Fe2O3। ठीक। आगे है यहाँ पर लिखा गया है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य। बहुत बार ये क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया में पूछा गया है कि जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति रहेगी तभी वह जो है जंग लोहा में लगेगा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अथवा नमी अधिक हो तो जंग जल्दी। अगर वायु में आर्द्रता अधिक हो और नमी बहुत ज़्यादा हो जंग क्या होगा? जल्द ही लगेगा, बहुत ही जल्दी जंग लग जाएगा। देखिए यहाँ पर पहेली पूछ रही है कि ये इसीलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। हम जंग लगने के से रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क से आने से हम बचाकर ऐसा कर सकते हैं। लोहा में जंग नहीं लगेगा इसमें। अगर लोहे को वायु और जल से अलग रख देंगे तो जंग उसमें नहीं लगेगा। इसका सरल उपाय क्या है? तो उसमें पेंट अथवा ग्रीज का एक परत चढ़ाएंगे। चढ़ाना क्या करेंगे? तो पेंट अथवा ग्रीज का एक परत हम चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा? तो लोहा में पानी और हवा का जो है प्रवेश नहीं होगा और उसमें जंग नहीं लगेगा। वास्तव में लोहे की
सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परतें चढ़ाते रहना चाहिए, जिसमें उसमें लोहा का जंग जो है लगने से उसको रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी किसी धातु की जो परत चढ़ाना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने के रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो ये जस्ता या अथवा क्रोमियम, ये दोनों ऑप्शन दिया जाता है। क्रोमियम अथवा जस्ता मतलब जिंक जैसी वस्तु जो होता है, जिसे किसी धातु को परत चढ़ाना, किसी जैसी धातु जैसी किसी धातु की परत अगर हम लोहे पर चढ़ा देंगे, क्रोमियम अथवा जस्ता, दोनों को याद रखेंगे। इसको जिंक भी बोलते हैं जस्ता को। तो क्रोमियम अथवा जस्ता या इस जिंक की जो परत है चढ़ा देंगे तो लोहा में जंग नहीं लगेगा। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर प्रकम यशद लेपन मतलब गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और लोहे पर जिंक की परत अगर हम चढ़ा रहे हैं तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा, या आप प्रक्रम यशद लेपन इसको कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं। इसमें जो है जंग नहीं लगते हैं। क्या होते हैं? इसमें जंग नहीं लगते हैं। आगे है, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, जल समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर लवण युक्त युक्त जल है तो जंग जो लगेगा वो थोड़े समय के अपेक्षा ज़्यादा लग जाएगा। थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा जंग लग जाएगा। इसकी जो प्रक्रम दर है वो बढ़ जाएगी। लवण युक्त अगर जल है तो उसमें जंग लगने की प्रक्रम क्या होगा? बढ़ जाएगा। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। और पेंट उसमें लगा हुआ भी है, लेकिन जंग अगर उसमें लग जाता है तो क्या होगा? क्षति होती है। इसीलिए क्या करते हैं तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना क्या होता है? प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। इसीलिए लोहे के जो भाग कुछ होते हैं उसको बदलना आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाले आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? तो क्या होता है? बहुत ही हानि होती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम किसका मिश्रण होता है? कार्बन और क्रोमियम। और निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। कार्बन और क्रोमियम जो होता है स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। क्या क्या? तो निकेल, मैंगनीज, कार्बन और क्रोमियम, ये दो जो पॉइंट है यहाँ पर याद आपको रखना है। कौन स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये जो धातु है कार्बन और क्रोमियम और निकेल और मैंगनीज, उसको मिलाकर ये बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग नहीं लगता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है ये? तो आपने पढ़ा था कि साधारण नमक में समुद्र जल में वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है और इसके क्रिस्टलकों के आकार को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किया जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या है? जो शुद्ध विलयन से प्राप्त किया जा रहा है वह क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। ये भी पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि शुद्ध आप देखेंगे तो एक यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? नमक बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप शुद्ध विलयन से प्राप्त किया जा रहा है तो कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। और यह क्रिस्टलीकरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, यहाँ पर है केवल सावधानी यहाँ पर रखेंगे, केवल तनु विलयन अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। यहाँ पर 6.9 में दिया गया है कि अम्ल का उपयोग किया जाना है। इसे शिक्षक की उपस्थिति में आप करेंगे। देखिए किसी बीकर में
लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए और जल को गर्म करिए। जब जल उबलना जो है आरंभ कर दे, तो इसमें धीरे-धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उनमें उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फ़िल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसमें हिला-डुला कर या अन्य किसी प्रकार ना छोड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय का प्रतीक्षा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल और यहाँ पर क्या है, ये क्रिस्टल कॉपर सल्फेट यहाँ पर मिला रहे हैं, मिलाते देखेंगे आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर किस चीज़ का बूंद आपको देने के लिए कहा था, तो आप यहाँ पर कॉपर जो सल्फेट को आपको मिलाना है, चूर्ण मिलाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जो कुछ बूंदे हैं डालते रहना है और मिलाते रहना है। कौन? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे आपको बीकर में डालकर और गर्म जल में मिलाते रहना है। देखेंगे क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का चूर्ण जो है मिलाना आप तब तक जारी रख सकेंगे जब तक ये क्या हो, तो ये ना घुलना बंद ना कर दे, ठीक? तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। ये क्या है, क्रिस्टल हैं। ये कॉपर यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम यहाँ जो है बूँद-बूँद करके यहाँ पर मिलाए थे और कॉपर सल्फेट यहाँ पर क्रिस्टल आपको मिल रहा है, ठीक? आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। आसपास में दिखाई देने वाले परिवर्तनों और रासायनिक परिवर्तनों को आप पहचान सकते हैं, कौन परिवर्तन हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहे हैं। यही ये चैप्टर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। देखिए रासायनिक और परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, क्रिस्टलीकरण, यशद, लेपन, भौतिक परिवर्तन, जंग लगना, इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई। देखिए आपने क्या सीखा, तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 भौतिक और रासायनिक। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। कुछ पदार्थों में क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन को शुद्ध अथवा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक? अभ्यास में यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यास में 1-2 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी हम 1-2 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसको हम बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला है कि निम्नलिखित में से अंतर्गत में यहाँ पर आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को वर्गीकृत करना है। तो देखिए पहला क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन, क्या है, परिवर्तन हो रहा है। जल में शक्कर को घोलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कोयलों को जलना क्या है, रासायनिक। मोम का पिघलना क्या है, मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। और एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र फाइल बनाना, ये कैसा परिवर्तन है, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पचना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको यहाँ पर वर्गीकृत कर लिए। आगे है कि बताइए कौन सत्य है, कौन असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सत्य और कौन असत्य है। दूसरा है, पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठे और टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, सत्य है या असत्य है, ये असत्य है। लकड़ी के टुकड़ों को पत्तियों से खाद का बनना एवं भौतिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों के से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो नहीं, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक है। जिंक मतलब जस्त से लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ये क्या है, ये सही है। क्या है, ये सही है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, क्या है, ये एक पदार्थ नहीं है, ये असत्य है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, ये सत्य है। ये क्या है, ये नहीं है, ठीक। यहाँ देखिए अगला है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थान भरने के लिए कहता है, तो पहला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश बनने के कारण दुधिया हो जाता है, तो किसके कारण दुधिया होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये दुधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रासायनिक नाम है खाने के सोडे का, ठीक। ऐसी 2 विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, डैश और डैश हैं, क्या है, तो पेंट कर देंगे और यशद लेपन और पेंट करना, आप इससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है, क्या
इसका आंसर हो जाएगा भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे अगला क्वेश्चन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक? अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह प्रक्रम जो है यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है ये? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? तो खाने के सोडा में आप देखेंगे नया पदार्थ क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो आप यहाँ पर विकल्प में देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तन को पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात परिक्रम का जो है उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो आप देखेंगे भौतिक जो मोमबत्ती जलती है तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन आप देखेंगे उसमें मोम का पिघलना तथा पिघले हुए मोम के वाष्प बनना क्या है? भौतिक है। और रासायनिक क्या है उसमें? तो मोम का जलकर गैस और ऊष्मा और प्रकाश देना क्या है? तो रासायनिक है। गैस और ऊष्मा दे रहा है तो रासायनिक हो गया, और पिघल रहा है, मोम में के वाष्प बन रहे हैं तो क्या हो गए? भौतिक होंगे। ठीक? और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी होता है, उसका उपयोग जो आप कर रहे हैं सिलेंडर में द्रव के रूप में होता है। क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आती है तो क्या होता है? गैस बन जाती है। यह एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। गैस बाहर निकलने के बाद जलती है। गैस बाहर अगर निकल रहा है, जल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जब यह आप यह कैसे, अगला क्वेश्चन, कैसे दिखाएँगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आप क्या करेंगे? दूध लेंगे, दूध पे जो है कुछ जीवाणु जो होती हैं, उसका रंग, स्वाद, गुण क्या होता है? सभी परिवर्तन हो जाता है। ठीक? इसके कारण वो रासायनिक परिवर्तन होता है। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को 2 भिन्न प्रकार में परिवर्तन माना गया है। तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है? एक जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें क्या होता है? लकड़ी में बिल्कुल जिसके गुण को क्या होते हैं? लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होता है। और लकड़ी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट अगर देंगे तो एक क्या हो जाएगा? वो भौतिक अगर छोटे-छोटे टुकड़े में काट रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन, अगर उसको जला दिए तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक? वही यहाँ पर है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं इसके वर्णन आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विकर के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि कॉपर सल्फेट के उपयोग तनु सल्फ्यूरिक क्या करेंगे? तब तक डालते रहेंगे तब तक आपको हिलना जो है वो पुनः बंद नहीं हो जाएगा। ठीक? उसी प्रकार ये बन जाता है। यही सब क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था, बहुत बार-बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या है? लौह स्तंभ, ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ यहाँ पर है जो 7 मीटर से अधिक ऊँचा है। कितना मीटर है? तो 7 मीटर से ये अधिक है। इसका भार कितना है? तो 6000 केजी से अधिक है। इसका भार 6000 केजी से अधिक है। ठीक? इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। कब? 1600 वर्ष से पहले भी। इतने वर्ष में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों ने के द्वारा जो है इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका है। ये जो देख रहे हैं ये लौह स्तंभ कहाँ है? तो कुतुब मीनार के पास ये लौह स्तंभ है। कितना मीटर? 7 मीटर, और कितना? 6000 किलो केजी इसका वज़न है। ठीक? तो ये 1600 वर्ष पहले ये इसका जो है ये यहाँ पर था, ये स्तंभ लगाया गया था, और यहाँ पर इसके जो है जंग नहीं लगे हैं। बहुत ही ये बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था। आपको कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।